वांट ऑफ फैक्टर। इस वांट ऑफ फैक्टर से हमको पता चलेगा कि सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में जाने के बाद एसोसिएट कर रहे हैं या डिसोसिएट कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं। और जब ये पता चल जाएगा तो फिर हम फॉर्मूले में वांट ऑफ फैक्टर का यूज करेंगे और देन आवर कैलकुलेटेड मोलर मास विल आल्सो बी इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल मोलर मास। कभी गलती नहीं होगी। समझ पा रहे हैं? अच्छा, इसको डिनोट करते हैं आई से, वांट ऑफ फैक्टर। तो ये होता क्या है, इसका यूज समझ में आ रहा है? इसका काम सिर्फ इतना ही है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट में जाने के बाद एसोसिएट या डिसोसिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है तो कितना हो रहा है, ये सब कौन बताएगा? वांट ऑफ फैक्टर। तो इसमें लिखें जरा, इट अकाउंट्स फॉर द एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, एसोसिएशन और डिसोसिएशन। देखो, आई कैलकुलेट करने के एनसीईआरटी में 3 फॉर्मूले दिए गए हैं। मैं जरा बता रहा हूं, उनको ध्यान से देखो एक सेकंड। पहला फॉर्मूला है एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मतलब जो गलत आया है आपका, अपॉन नॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास दोनों का डिवाइड करके आप आई निकाल सकते हैं। एक तरीका है एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अपॉन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? डेल्टा टीबी, डेल्टा टीएफ, पाई और डेल्टा पी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो मान लो अगर हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक बार एक्सपेरिमेंट करके पता कर लिया, एक बार फॉर्मूले से पता कर लिया, दोनों का डिवाइड करेंगे तो क्या निकल आएगा? आई निकल आएगा। एक और ये सारे उसमें दे रखे हैं एनसीईआरटी में। एक फॉर्मूला ये है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। अगर मान लो पार्टिकल डिसोसिएट या एसोसिएट हुए हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन ऑब्लिक एसोसिएशन और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में डालने के बाद डिसोसिएट हुआ हो या एसोसिएट हुआ हो तो उसके बाद में कितना है और उसके पहले जितने थे वो आप डिवाइड करके आप आई निकाल सकते हैं। तो ये दीज 3 फॉर्मूले ऑफ वांट ऑफ फैक्टर आर गिवन इन एनसीईआरटी। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले क्वेश्चन आया था वांट ऑफ फैक्टर को डिफाइन करो। तो अगर मान लो ऐसा ही आ जाए कि डेफिनेशन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर, तो वैसे तो डेफिनेशन में आप ये भी लिख सकते हैं जो मैंने ऊपर लिखवाया है, नहीं तो इस सेकंड वाले फॉर्मूले से आप डेफिनेशन बना सकते हैं। हाँ, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी to the calculated value of colligative property, ठीक है। तो अगर डेफिनेशन आ जाए तो ये आप लिख के आ सकते हैं। वैसे ये भी ठीक है, ये भी गलत नहीं है, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा। हाँ, अब एक बात सुनो कि these 3 फॉर्मूले आर गिवन इन एनसीईआरटी, ठीक है, आई कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन ये फॉर्मूले काफी नहीं है, अभी मैं आपको और फॉर्मूले बताऊंगा। उन फॉर्मूले का यूज करके, वो फॉर्मूले ज्यादा यूजफुल है न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो पहले आप इतना नोट करो, समझ में आ रहा है आई है क्या, आई का यूज क्या है। आई का यूज है ये पता करने के लिए कि सॉल्यूट पार्टिकल को सॉल्वेंट में डालते ही एसोसिएट हुआ या डिसोसिएट हुआ तो कितना हुआ,
ठीक है। जब हमें आई पता चल जाएगा फिर इस आई का यूज हम करेंगे जो हमारे 4 फॉर्मूले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मेन फॉर्मूले उसके साथ, वो बताऊंगा आपको आगे। पहले इसको नोट करिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फॉर डिसोसिएशन, थोड़ा समझ लो बाद में नोट करना। जब भी सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में जाने के बाद डिसोसिएट होंगे तो हमेशा क्या होगा, आई विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1, आई की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा ही होगी, ठीक है। कब होगी ज़्यादा, जब हमारे पार्टिकल डिसोसिएट हो रहे होंगे तब, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हमारा सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला और सॉल्यूट वहाँ जाके डिसोसिएट हो रहा है, ये बात वो क्वेश्चन में बोलेगा, और जब डिसोसिएट हो रहा है तब हमें अगर आई कैलकुलेट करना है तो क्या रहेगा, तो आई का फॉर्मूला रहेगा आई इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट आई, कब, इन केस ऑफ डिसोसिएशन। और डिसोसिएशन हो रहा है या एसोसिएशन हो रहा है ये बात वो हमें क्वेश्चन में बताएगा, ठीक है। यहाँ पे आई क्या है, आई इज वांट ऑफ फैक्टर, एन क्या है, एन इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, और अल्फा क्या है, अल्फा इज डीओडी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जानते हो क्या होता है, डिग्री ऑफ, बोलो यस और नो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर मैंने सॉल्वेंट में 1 मोल पार्टिकल डाले, 1 मोल में से सपोज करो 0.2 मोल डिसोसिएट हुए, 0.8 मोल अनडिसोसिएट पड़े हैं, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा, 0.2। नहीं समझ में आ रहे, 1 मोल सॉल्यूट में से जितना मोल डिसोसिएट हो जाता है उसे कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने 100 पार्टिकल डाले थे, जिसमें से 30 पार्टिकल डिसोसिएट हुए, तो कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ, 30%, तो डीओडी कितना होगा, 0.3। समझ में आ रहे हो ना। तो ये 11th का टॉपिक है, ये पढ़ा नहीं पढ़ा, हाँ। 1 मोल पार्टिकल में से, यानी कि द नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएटेड आउट ऑफ 1 मोल पार्टिकल इज कॉल्ड डीओडी। तो अगर हमें आई कैलकुलेट करना है कब, इन केस ऑफ डिसोसिएशन, तो उसके लिए वी हैव दिस फॉर्मूला। आई हमारा वांट ऑफ फैक्टर है, एन नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन है, और अल्फा क्या है यहाँ पे, डीओडी। अब इसमें आप ऐसे देखो, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट जो पानी में डालने पे 100% डिसोसिएट हो जाते हैं। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, विच कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर, डिसोसिएट इन वाटर। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो वाटर में जाने पर कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएं, उन्हें हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड ऑल सॉल्ट्स, ये सारे कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा वो देखो जरा, है ना। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 1। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वैल्यू होगी 1। 1 क्यों होगी बताओ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जितना आप डालोगे वाटर में सारा का सारा डिसोसिएट हो जाएगा। मान लो आपने 1 मोल डाला तो 1 मोल का 1 मोल ही डिसोसिएट हो गया, पूरा का पूरा डिसोसिएट, तो अल्फा कितना हो जाएगा, 1। नहीं समझ में आ रहे। अब आप इसको ऐसे देखिए, अल्फा 1 हो जाएगा। अब अगर मैं आई इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 अल्फा कर दूं, तो आई इज इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1, और अल्फा का वैल्यू कितना है, 1। बोलो, अब आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस n माइनस 1, ये तो हो जाएगा, 1 तो खत्म हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अल्फा का वैल्यू हमेशा कितना रहेगा, 1। और आई अगर हम निकालेंगे वांट ऑफ फैक्टर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो कितना निकलेगा, n के बराबर होगा। n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। समझाता हूँ अगर थोड़ा दिक्कत हो तो, जैसे NaOH को देख लो,
व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। पानी में डालेंगे 100% डिसोसिएट होगा, तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा इसके लिए? 100%, यानी कि 1। बोलो अब n का वैल्यू कितना होगा इसके लिए? 2। पानी में डालेंगे तो कितने पार्टिकल देगा? Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा, OH नेगेटिव अलग हो जाएगा, तो आफ्टर डिसोसिएशन इट विल गिव 2 पार्टिकल्स। तो जितने पार्टिकल डिसोसिएशन के बाद बनते हैं उसे हम क्या कहेंगे? n। तो 2 बनेंगे। अब अगर मेरे को I निकालना है, NaOH के लिए निकाल रहे हैं, तो क्या होगा? 1 + n-1 अल्फा, 1 + n की वैल्यू 2 - 1, और अल्फा कितना है? 1। तो 1 + 2 - 1, तो 1 से 1 चला जाएगा, तो कितना आ गया? I का वैल्यू 2। अब NaOH के लिए n कितना था? 2, तो उतना ही वैल्यू किसका आ गया? I का आ गया। नहीं समझ पा रहे? तो अगर वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकालोगे डिसोसिएशन के केस में, समझ पा रहे हो ना? डिसोसिएशन के केस में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वॉन्ट ऑफ फैक्टर I का वैल्यू निकालोगे तो वो n के बराबर ही होगा। और n क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑब्टेन्ड आफ्टर डिसोसिएशन। सॉल्यूट को, इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डालने के बाद जितने पार्टिकल टोटल बनेंगे वो है n। तो जितना n होगा उतना ही क्या होता है? I होगा। तो ये निकालना बड़ा आसान है। जैसे कि देखो ये हो गया, एक और एग्जांपल बताता हूँ, H2SO4। अब यहाँ पे अल्फा कितना होगा? दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड, तो अल्फा अगेन 100%, यानी कि 1। n की वैल्यू कितनी होगी बताओ? n की वैल्यू H2SO4 है, इसकी पूरी हो जाएगी। अच्छा, वाटर में डिसॉल्व कराएंगे तो 2 H पॉजिटिव अलग चले जाएंगे और एक सल्फेट आयन अलग चला जाएगा, तो टोटल पार्टिकल वी विल टोटल जो आयन मिलेंगे वो कितने होंगे? 3। 2 H पॉजिटिव और एक SO4, तो n की वैल्यू 3। अब अगर मेरे को I निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? I = 1 + n-1 अल्फा, ठीक है? तो 1 + 3 - 1, और अल्फा कितना है? 1, तो ये हो जाएगा I = 2। बोलो तो कितना आ गया आंसर? 3। तो I की वैल्यू उतनी ही आ गई जितनी n की वैल्यू थी। तो पॉइंट ये है, कंक्लूजन ये है कि अगर डिसोसिएट हो रहा है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो I का वैल्यू हमें कैलकुलेट करने का जरूरत भी नहीं है। जितना n का वैल्यू होगा वही I का वैल्यू होगा। नहीं समझ पा रहे? जैसे मान लो हमको वो ये बोल दे कि भाई MgCl2 ये क्या है? दिस इज अ सॉल्ट, और मैं बोल चुका हूं पहले ही कि सारे के सारे सॉल्ट कैसे होंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो MgCl2 इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, पानी में जाके डिसोसिएट हो जाएगा, तो कितने पार्टिकल देगा ये? बोलो, टूटने के बाद कितने पार्टिकल देगा? ये देगा एक देगा। तुम पागल हो गए हो क्यों भाई? एक Mg पॉजिटिव अलग, एक Cl नेगेटिव और दूसरा भी Cl नेगेटिव, 2 Cl नेगेटिव मिलेंगे और एक Mg डबल पॉजिटिव, तो टोटल कितने मिलेंगे? 3 पार्टिकल्स। तो n का वैल्यू कितना होगा? 3। तो जो n का वैल्यू होगा वही I का वैल्यू होगा 3। चाहो तो आप फॉर्मूले से कैलकुलेट भी कर सकते हैं, और नहीं कैलकुलेट करो तो सीधा मालूम है हमको। नहीं समझ में आ रहे? मान लो ये है HNO3, वाटर में जाने के बाद कितने पार्टिकल देगा? एक H पॉजिटिव और एक NO3 नेगेटिव, तो n की वैल्यू कितनी होगी? 2, और जो n की वैल्यू होगी वही I की भी वैल्यू होगी 2। तो चाहो तो आप कैलकुलेट कर लो, नहीं तो कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए I = n, I = क्या होगा? n, ठीक है? और n क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल ऑब्टेन्ड आफ्टर डिसोसिएशन। नहीं समझ पा रहे? सो दिस वे वी हैव लर्नड हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ I इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट फॉर डिसोसिएशन। अब हम देखेंगे आगे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर हुआ डिसोसिएशन में ही, अगर इलेक्ट्रोलाइट कैसा हुआ? वीक, तो I कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले यहां तक नोट करो। अब हम बात कर रहे हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट होते कौन से? तो वीक एसिड्स, वीक बेसिस, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि वाटर में डिसॉल्व कराने पर 100% डिसोसिएट नहीं होंगे, ठीक है? अब अगर इनके लिए मुझे पता करना हो I का वैल्यू तो कैसे पता करेंगे? देखो हम इसको समझते हैं एक क्वेश्चन की हेल्प से। मान लो क्वेश्चन ये है कि एसिटिक एसिड आयोनाइज 10% इन वाटर,
यानी कि एसिटिक एसिड को अगर आप पानी में डालेंगे तो सिर्फ कितना % डिसोसिएट होगा, 10%। अगर आपने 100 मॉलिक्यूल डाले तो केवल उसमें से 10 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होंगे, 90 अनडिसोसिएट पड़े रहेंगे। या फिर आप ऐसा मान लो जैसे हमने 1 मोल डाला पानी में एसिटिक एसिड, तो 1 मोल में से सिर्फ 0.1 मोल ही क्या होगा, डिसोसिएट। 10% ही तो हो रहा है। अब वो क्या कह रहा है, फाइंड आई, क्या निकालना है आपको, आई। तो एसिटिक एसिड वाटर में डालने पर 10% आयोनाइज हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, आई कैलकुलेट करके बताना है। तो आई का फॉर्मूला तो वही रहेगा, आई इज इक्वल टू 1 + n - 1 अल्फा। वाटर में डिसॉल्व करने पर ये कितने पार्टिकल देगा, हाँ तो सर ये देगा 2 पार्टिकल्स। एसीटेट आयन अलग हो जाएगा, H पॉजिटिव अलग हो जाएगा। इसके अलावा आई की वैल्यू कितनी रहेगी, नहीं सॉरी आई की नहीं, अल्फा की वैल्यू कितनी रहेगी, 10% हो रहा है, तो 0.1 हमें डेसिमल में बताना होता है। अब हमें निकालना है आई, तो आई इज इक्वल टू 1 + n - 1 अल्फा। 1 + n कितना है, 2 - 1 0.1, तो 1 प्लस ये हो जाएगा 1 × 0.1, तो 1 + 0.1 है ना, तो ये आ जाएगा 1.1। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई, ये आई की वैल्यू आ गई। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट आई, है ना। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई कैलकुलेट करना है ऐसे। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने वाटर में जाने पे ये कितना % आयोनाइज हो रहा है, 10%। और ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मान लो मैंने 100 पार्टिकल एसिटिक एसिड के वाटर में डाल दिए, 100 में से सिर्फ 10 पार्टिकल डिसोसिएट हुए, 10 पार्टिकल डिसोसिएट हुए। 100 पार्टिकल मैंने डाले थे, उसमें से टोटल 10 पार्टिकल डिसोसिएट हुए। तो जो 10 डिसोसिएट हुए उन्होंने क्या क्या दिया, 10 तो एसिटेट आयन दे दिए, 10 H पॉजिटिव दे दिए। एसिटिक एसिड के आपने कितने डाले हैं वाटर में, 100 पार्टिकल, उसमें से 10% डिसोसिएट हुए, 10% मतलब 10 ही डिसोसिएट हुए, तो 10 ये बन गए, 10 ये बन गए, और 90 इसमें ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं अनडिसोसिएटेड। ये तो मतलब है। अब आप मुझे बताओ टोटल पार्टिकल कितने हो गए पानी में जाने के बाद, 90 तो ऐसे के ऐसे ही हैं, 90 और 10 100 और 10 110, बोलो। तो अगर आप 100 पार्टिकल एसिटिक एसिड के पानी में डालोगे तो 10% डिसोसिएट होंगे, 10 पार्टिकल टूट के 2 आयन दे देंगे, बाकी 90 ऐसे के ऐसे ही पड़े रहेंगे। सबको जोड़ोगे तो कितने हो गए, 110, तभी तो आया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1.1। नहीं समझ पा रहे, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से। अब हम बात कर रहे हैं कई बार क्या होता है कि सॉल्यूट को हमने वाटर में डाला तो डिसोसिएट हो गया, लेकिन कई बार वो न्यूमेरिकल में ऐसे भी बोलेगा कि डिसोसिएशन नहीं हुआ, एसोसिएशन हुआ है। तो अगर एसोसिएशन होगा तो मैं यहां लिख रहा हूं फॉर एसोसिएशन। तो एसोसिएशन के लिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आई विल ऑलवेज बी लेसर देन 1, आई की वैल्यू हमेशा 1 से कम ही होगी। और फॉर्मूला क्या होगा आई का, आई कैलकुलेट करने का, एसोसिएशन के लिए फॉर्मूला अलग होता है। डिसोसिएशन के लिए फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू 1 + n - 1 अल्फा, और एसोसिएशन के लिए फॉर्मूला क्या है, आई इज इक्वल टू 1 + 1/n - 1 बीटा। दिस इज दी 1/n - 1 बीटा। अब यहाँ पे n क्या है, तो ये है नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन। हाँ जी, जुड़ने से पहले। जैसे कल हमने देखा कि एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के एक मॉलिक्यूल बना रहे थे, तो जुड़ने से पहले कितने थे, 2, उसके बाद 1, तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 हो जाएगी। बीटा क्या है, जैसे अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वैसे बीटा डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो जाएगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। और आई तो वही है आपका वांट ऑफ फैक्टर। कोई दिक्कत। अब इसको भी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मतलब क्वेश्चन ये है कि एसिटिक एसिड इज डाइमेराइज्ड, यानी कि एसिटिक एसिड को अगर आप डालोगे सॉल्वेंट के अंदर तो 2 मॉलिक्यूल जुड़ के एक मॉलिक्यूल बनाना शुरू कर देंगे। जैसे कल दिखाया था ना, एच बॉन्डिंग हो रही थी, दिखाया था कि नहीं दिखाया था।
तो एसिटिक एसिड इज डाइमराइज इन बेंजीन अप टू 10%, फाइंड आई। ये क्वेश्चन दे दिया। एसिटिक एसिड को अगर आप बेंजीन में डालोगे तो वो डाइमराइजेशन हो जाएगा मतलब दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे वो सिंगल मॉलिक्यूल बनाएंगे। और ऐसा कितने परसेंट मॉलिक्यूल के संग होगा? 10% के साथ। अब बताओ आई का वैल्यू क्या होगा? तो सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ एन का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे डाइमेराइज का मतलब है दो मॉलिक्यूल जुड़ के एक बना रहे हैं, तो जुड़ने से पहले कितने थे? 2, तो एन का वैल्यू 2। दूसरा बीटा का वैल्यू कितना होगा? 10%। भाई दिस इज व्हाट? डिग्री ऑफ एसोसिएशन, और जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.1। अब अगर मेरे को आई निकालना है तो कैसे निकालूंगा? आई इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एन माइनस 1 बीटा। दिस इज आवर फॉर्मूला। 1 प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा एन की वैल्यू माइनस 1, और बीटा के लिए क्या आ जाएगा? 0.1। अब एक बात बताओ, 1 में से आप हाफ को माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा? 1, ये हो जाएगा 1 माइनस हाफ, है ना, मल्टीप्लाई 0.1, 1 माइनस ये हो जाएगा 0.05। भाई 1/2 को 0.5 लिख सकते हैं। 0.5 का 0.1 में करेंगे तो 0.05 आ जाएगा। इसको आप माइनस करोगे तो 0.95। दिस इज द आंसर ऑफ आई। तो ये आ गया आपका वांट ऑफ फैक्टर इन केस ऑफ एसोसिएशन। बात समझ में आ रही है? इसका क्या मतलब है जरा बताना। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, फिर से समझो। देखो, अगर मैंने 100 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के वाटर में डिसॉल्व करा दिए तो 100 में से सिर्फ 10% मॉलिक्यूल डाइमराइज हो रहे हैं। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं। तो जैसे आपने 100 मॉलिक्यूल लिए, वाटर में डाल दिए, 100 में से 10 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो दो जुड़ के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो जब 10 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो दो जुड़ के एक बना रहे हैं, तो 10 खर्च होंगे तो बनेंगे कितने? 5 बनेंगे ना। अगर मैंने 100 एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल वाटर में डिसॉल्व करा दिए, 100 में से 10 मॉलिक्यूल ऐसे हैं, 10% मतलब 10, जो कि दो जुड़ के एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो 10 मॉलिक्यूल अगर दो जुड़ के एक बनाएंगे तो 10 खर्च होंगे तो मिलेंगे कितने? 5 मॉलिक्यूल बनेंगे। बाकी 90 तो ऐसे के ऐसे ही थे। तो 90 वो और 5 ये आ गए, कितने हो गए टोटल? 95। तो अगर आपने 100 मॉलिक्यूल को वाटर में डिसॉल्व कराया तो मिलेंगे कितने? 95। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है? 0.95। सॉरी, आई की वैल्यू कितनी है? 0.95। बात समझ में आ रही है? तो अगर आई का वैल्यू 1 आ रहा है, इसका मतलब अगर हमने 100 पार्टिकल डाले थे तो वाटर में जाने के बाद वो 100 के 100 ही है। आई का वैल्यू 1.1 आ रहा है, इसका मतलब अगर हमने 100 पार्टिकल डाले थे वाटर में तो वो 100 के 110 बन गए, क्योंकि 10 कुछ पार्टिकल टूट टूट के डबल हो गए। ठीक है ना? तो ये तरीका है इसको समझने का। नहीं समझ पा रहे कुछ भी? ठीक है, नोट करो, फिर बताते हैं आगे। फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि ऐसा सॉल्यूट जो वाटर में जाके डिसोसिएट ही ना हो, टूटे ही ना डिसोसिएट हो ना एसोसिएट हो, तो उसके लिए आप अल्फा का वैल्यू कितना रखोगे? 0, क्योंकि वो जब वो वाटर में जाके डिसोसिएट ही नहीं हो रहा तो अल्फा कितना रहेगा यहाँ पे? 0। एन का वैल्यू कितना रखोगे? 1। भाई आपने जितने पार्टिकल डाले वाटर में जाके उतने का उतना ही है, ना डिसोसिएट हुआ ना एसोसिएट हुआ। अगर एक पार्टिकल आपने वाटर में डाला सॉल्यूट का, तो वाटर में जाने के बाद वो एक ही रहेगा, ना टूट के 2 होंगे और ना 2 जुड़ के 1 बनेगा। तो इस केस में आप आई कैसे निकालोगे? आई इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा, 1 प्लस एन की जगह पे क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1, और ये हो जाएगा 0। तो आई का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। अब कंक्लूजन ये आ गया है कि अगर इफ आई इज इक्वल टू 1, इसका मतलब आपका जो सॉल्यूट है वो कैसा है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है भाई, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई का वैल्यू 1 आ रहा है, इसका मतलब आई का वैल्यू 1 आता है तो सॉल्यूट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। बट इफ आई इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, आई ग्रेटर देन 1, तो इसका मतलब सॉल्यूट जो है वो आपका इलेक्ट्रोलाइट है और डिसोसिएट होता है। सॉल्यूट क्या होता है? डिसोसिएटेड। लेकिन अगर आई का वैल्यू आता है आपका लेसर देन 1, तो इसका मतलब सॉल्यूट आपका इलेक्ट्रोलाइट तो है, लेकिन वो क्या होगा? एसोसिएट। ठीक है,
तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगर आई का वैल्यू 1 है तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, ग्रेटर देन 1 है तो इलेक्ट्रोलाइट तो है सॉल्यूट, पानी में जाके डिसोसिएट हो जाएगा, और आई का वैल्यू 1 से भी कम है तो आपका सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है बट पानी में जाके टूटेगा नहीं, जुड़ जाएगा, एसोसिएट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हमने फॉर्मूले कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के 4 फॉर्मूले डिराइव करें, चारों आपको आते होंगे, लेकिन वो जो फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए हैं दे विल वर्क ओनली व्हेन सॉल्यूट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और सारे जो हमने एग्जांपल कराए उनमें लिखवाया भी है कि सॉल्यूट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब मैं लिख रहा हूं फॉर्मूले ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज व्हेन सॉल्यूट इज इलेक्ट्रोलाइट। जब आपका सॉल्यूट कैसा हो? इलेक्ट्रोलाइट हो। जब सॉल्यूट वाटर में जाके डिसोसिएट या एसोसिएट हो जाता हो, तब जो हमने नॉर्मल फॉर्मूले लिखवाए दे विल नॉट वर्क। तब कौन से फॉर्मूले काम करेंगे वो देखो। सबसे पहले लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए डेल्टा पी अपॉन पी जीरो इज इक्वल टू वेट सॉल्यूट एम सॉल्वेंट अपॉन एम सॉल्यूट इनटू वेट सॉल्वेंट। बस इसमें आपको किसका मल्टीप्लाई कर देना है? आई का। दिस इज योर फॉर्मूला। ये फॉर्मूला काम करेगा। अच्छा, डेल्टा टीबी वाला देखें तो वो क्या होता है? केबी इंटू वेट सॉल्यूट 1000 अपॉन एम सॉल्यूट इंटू वेट सॉल्वेंट। यहाँ भी मल्टीप्लाई किसका कर देना है? आई का। ऐसे ही इसमें हो जाएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ वेट सॉल्यूट 1000 और मल्टीप्लाई आई, और नीचे क्या हो जाएगा? एम सॉल्यूट इनटू वेट सॉल्वेंट। दिस फॉर्मूला विल नाउ वर्क। हाँ जी, पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू आर टी अपॉन एम बी लिखवाया है, उसमें एक और चीज जोड़ दो आई। बात समझ में आ गई? कल मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था सी वन आर टी वन इज इक्वल टू सी टू आर टी टू, वो भी हो जाएगा सी वन आर टी वन आई वन इज इक्वल टू सी टू आर टी टू आई टू। यहाँ भी लग जाएगा, सारे सब में लग जाएगा। तो अब आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आपका जो भी इलेक्ट्रोलाइट हो, चाहे जो सॉल्यूट है, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, आप सब में यही फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि सॉल्यूट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो आप आई का वैल्यू क्या लगा देंगे? 1। तो 1 लगने से कुछ होगा तो है नहीं, बोलो। अगर वो ये बोल रहा है कि सॉल्यूट इज इलेक्ट्रोलाइट, तो उस केस में पहले आपको आई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। किससे निकालोगे? अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो आई इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 एल्फा से, और अगर वो क्वेश्चन में एसोसिएशन कह रहा है तो आई इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एन माइनस 1 बीटा, जो अभी बताया था उससे। समझ पा रहे हैं? तो अगर न्यूमेरिकल पेपर में आता है और उसमें क्या बोल रहा है कि सॉल्यूट डिसोसिएट हो रहा है तो ये फॉर्मूला लगाओ, एसोसिएट हो रहा है तो वो फॉर्मूला लगाओ, पहले आई निकालो और फिर आई को यहाँ लगाएंगे वैल्यू को, तब हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है? और अगर वो बोल रहा है सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो आई का वैल्यू 1 ही लगा दो, फिर तो जरूरत ही नहीं है, 1 लगाने से कुछ होगा नहीं। तो आप चाहें तो जितने भी न्यूमेरिकल आए सब में आप आई लगा देना, चाहे इलेक्ट्रोलाइट हो सॉल्यूट चाहे नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। ठीक है? तो ये आपको करना है, तो आप ये पहले यहाँ तक नोट करिए। अच्छा, कई बार ऐसा भी आ जाता है कि वो कुछ कंडीशंस दे देगा क्वेश्चन में, फिर लास्ट में ये पूछेगा बताओ सॉल्यूट डिसोसिएट हुआ या एसोसिएट हुआ। इन दैट केस यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आई। अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आई तो सॉल्यूट डिसोसिएट हुआ, आई की वैल्यू लेसर देन 1 आई तो सॉल्यूट एसोसिएट हुआ, आई की वैल्यू 1 ही आ गई तो नो डिसोसिएट नो एसोसिएट, सॉल्यूट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना? वैसे भी कर सकते हैं। पहले ये करो, फिर कुछ एग्जांपल्स करते हैं।